तो फिर घिरा बयान आजम और आजम खान अक्सर अपने बड़बोलेपन की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और ये उनकी प्रिविलेज होती है, राजनीति का भी एक हिस्सा है और अभी भी वो बज़िद हैं अपने बयान को लेकर। हालांकि उन्होंने चुप्पी साध ली है, ऐवान में उन्होंने माफी नहीं मांगी। अब देखना यही होगा कि पीर के रोज क्या होता है, उन पर क्या कार्रवाई होती है और वो माफी मांगते हैं या नहीं, और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या होता है। अभी तो उनकी पार्टी पूरी तरह उनके दिफा में है। सुशील कुमार जी मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफी हैं। सुशील कुमार शर्मा जी, सड़कों वाली जबान जिस तरह से हमारे ऐवान में अब घुसती चली जा रही है, बोली जाने लगी है, तो ऐवान के वकार का क्या होगा? ये पूरा मुद्दा ये जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐवान के वकार का भी सवाल है। और अगर आज इस पर ढंग से कंट्रोल नहीं किया गया, कुछ सख्ती नहीं की गई, तो फिर कल कुछ और लोग इससे ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे। तो ये ऐवान के वकार का भी सवाल है। एक महिला के सम्मान का तो है ही, ऐवान के वकार का भी है। देखिए इमरान भाई, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां स्त्री को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है समाज में। स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु ना पूज्यन्ते सर्वत्र क्रिया अफला। अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वही समाज तरक्की करता है और उसी समाज में उसका विकास होता है। और जहाँ तक ये हमारे आजम खान साहब की बात है, इनका तो इतिहास रहा है कि इन्होंने नारी को कभी इज्जत से देखा ही नहीं है। और अगर हम इनका लगातार ऑफेंडिंग एटीट्यूड देखें विमेन के खिलाफ, तो आप पाएंगे कि वो एक फ्यूडल किस्म की पुरुष मानसिकता से ग्रसित हैं। कभी तो वो उन्हीं जया प्रदा को नाचने वाली कहते हैं, कभी बुलंदशहर रेप केस के विक्टिम्स के बारे में गलत बयानी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की झाड़ लगने के बाद उनको फिर वो माफ़ी मांगनी पड़ती है। और यहाँ बात करते समय पार्लियामेंट में कल का जो इशू था, ये भूल गए कि वो किससे बात कर रहे हैं। एक तो वो महिला हैं, महिला होने के साथ वो स्पीकर भी हैं। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उनके स्पीकर के लिए, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि माँ, बहन या बेटी के लिए आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के शब्द अक्सर जो इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन की लाइन में, अगर आप देखें तो बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, माशूका के लिए। और इस तरह का खुले आम एक फ्लर्ट करना, या दूसरे शब्दों में कहें कि औरत की मर्यादा को उल्लंघन करना, उन्होंने बहुत बड़ा एक अपराध किया है पार्लियामेंट में बैठकर स्पीकर के साथ। और द मोमेंट ही रियलाइज्ड कि उन्होंने कुछ लूज टॉक कर दिया है, उन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश की और उनको बोला आप मेरी बहन हैं, और कोई बहन से इस तरह के शब्द कहता है। कवर अप के बाद उनका दिमाग इस रूप में चलता है कि अच्छा ये अब सियासी मुद्दा हो गया, तो वो अड़ जाते हैं। आप देखिए वो फिर अपनी राजनीति उसमें कर रहे हैं। देखिए वो राजनीति कर रहे हैं और खुलेआम राजनीति कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि अगर मेरे शब्दों में कुछ भी अनपार्लियामेंट्री हो तो मैं रिजाइन कर दूंगा, अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। और आज शाम तक जो न्यूज़ डेवलप हो रही है वो ये डेवलप हो रही है कि वो शायद मंडे को माफी मांग लेंगे पब्लिक में आकर। अभी मेरा ये कहना है बोले नहीं कुछ। ये अपने अधिकारों का एज एन एमपी, एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए लॉ मेकर ये खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकी खुशनसीबी है कि वो पार्लियामेंटेरियन हैं और पार्लियामेंट ने डिमांड की है कि वो माफी मांग लें। अदरवाइज अगर वो बाहर होते तो जैसा कि स्मृति ईरानी ने कहा भी था कि मी टू कैंपेन में और विशाखा गाइडलाइन में और औरत की मर्यादा को भंग करने में और अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में अब तक वो शायद जेल जा चुके होते। तो मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे पर पार्लियामेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि पूरे हिंदुस्तान के हर इस तरह के बंदे को मैसेज चला जाए जो स्त्री की सम्मान नहीं करता है या अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है या औरत को थोड़ा डिफरेंट। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? यासिर जी के पास मैं एक चीज बात कहना चाहता हूँ। देखिए हर परिस्थिति के लिए एक ही इंडिविजुअलाइज नहीं होता है। इसके अंदर एक चीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है जो अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे। मैं बहुत इज्जत से इस बात को कहना चाहता हूँ। इलेक्टोरल कॉलेज जो लोग वोट दे करके इनको लाते हैं, क्या वो लोग कहीं जिम्मेदार नहीं होते? क्योंकि वही मैंने ब्रेक से पहले कहा जी मैं आपकी बात को कुछ और तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप लोगों को कंटेम्प्ट ये कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट आपका भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है उनकी भी बेइज्जती है, क्योंकि उनकी ये बदजुबानी की नुमाइंदगी के लिए नहीं भेजा गया, उनको वहां पर इज्जत करने के लिए भेजा गया। यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जिनकी बेइज्जती या कंटेम्प्ट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, दैट अपार्ट वो उनका भी कर रहे हैं जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ
पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है या जो लोग वोटर हैं इनके, जहां से भी चुन के भेजे जाते हैं, क्या उनके दिमाग में, जहनियत में बात उस दिन तक रहती है जिस दिन वो दोबारा वोट मांगने जाते हैं? तब जाकर के कहीं परिस्थितियां और होती है। तो उस दिन ये नहीं देखते कि इन्होंने क्या बदतमीजी की थी और क्या इनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ पर इसके लिए आवश्यकता ये है, इलेक्टोरल कॉलेज के भरोसे नहीं। मेरा मानना यह है कि स्पीकर को हर टर्म्स के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट जो भी वो दे सकते हैं, या जो भी कैबिनेट अप्रूव करे, या जो एक्शन वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो ड्रॉ करे, मैं मानता हूं पेनल्टी शुड बी गिवन टू ऑल दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर इट। मतलब उन जैसे लोग, उनकी क्लास के लोग, जो लोग अन्य लोग भी बेइज्जती करते हैं, ऐसा नहीं है ये अकेले। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, वहां पर हमने एक महिला एमपी को भी देखा है जिन्होंने साउथ दिल्ली के अंदर भाषण देते समय कुछ एक अपशब्द का प्रयोग किया था। वो मैं शायद उसको इस समय रेफर करूंगा तो बड़ा अनुचित होगा, पर यह भाषा सब पर लागू है। कोई भी आदमी वहां बैठ करके, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कृपया अपनी जुबान पर लगाम दें, डेमोक्रेसी से बाहर न जाएं और अपने यहाँ के जनता की बेइज्जती न करें जिनके आप चुन के जा रहे हैं, जिन्होंने आपको भेजा है। हम यदि उनके वोटर हैं तो हमें बहुत शर्म है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। यासिर जिलानी आदमी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, आजम खान की पार्टी उनके दिफा में फिलहाल तो नजर आ रही है। अखिलेश यादव खुद सदन में कह रहे हैं, और मैंने देखा उनकी पार्टियों के प्रवक्ता, हालांकि प्रवक्ता तो अब जाते नहीं है टेलीविजन चैनल में, लेकिन उनकी पार्टियों के समर्थक जो भी जा रहे हैं वो खुलकर के सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आप लोगों की भी गिना रहे हैं। मुझे भी याद आ जाता, नरेश अग्रवाल आजकल आप ही की पार्टी में है, पहले इनके यहाँ थे, आजकल आपके यहाँ है। जया बच्चन जी को नचनिया कहा था, अभी आपकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। दो शब्द कहेंगे यासिर जिलानी साहब? नहीं, देखिए, हम लोग बहुत क्लियर बात करते हैं। जो भी मर्यादा से नीचे गिर के बात करेगा उसको हम बिल्कुल अपराधी और अपराध के श्रेणी में मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम उसमें, देखिए, ये सरकार जो है ना, बहुत मजबूत इरादे वाली, वजीर आजम साहब का जो कड़ा रुख है वो सबके लिए है, चाहे वो इस तरफ बैठा हो चाहे उस तरफ बैठा, जो भी गलती करेगा उसको उसकी सजा मिलनी है। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बाद की बात बता दूं, जब पार्लियामेंट का खत्म हुआ है उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ जितने भी फ्लोर लीडर थे उन्होंने एक बैठक करी है। बैठक करने के बाद ही ये बात तय की गई कि इनसे माफी मांगने के लिए मंडे में कहा गया है। अगर मंडे को ये पटल पे सदन के माफी नहीं मांगते हैं तो आप यकीन करें कि सरकार का जो अभी मैं मैसेज आया, मैं देख रहा हूं कि बड़ा कड़ा रुख है और कड़ी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाले लोगों को जो उस मंदिर में लोकतंत्र के पहुंचते हैं, मैं बिल्कुल पत्रकार महोदय से इस बात से सहमत हूं कि जो लोग उनको भेजते हैं ये उनके लिए भी नजीर पेश होगा, जो अपना वोट देके ऐसे लोगों को भेजते हैं जो जिनका बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन को भी बर्बाद सारी सियासी पार्टियों के लिए भी तो नजीर बनवाइए। समझ लीजिए, आप सुनिए ना, मीडिया में सोशल मीडिया में अब आपकी पार्टी के भी पुराने वीडियो चल रहे हैं, जो आपकी पार्टी के भी महानुभावों ने इस तरह की बयान दिए हैं, महिलाओं के बारे में कहा है। ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे से दिफा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये सरकार बहुत सख्त है, ये सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और ये सरकार से उम्मीद भी है। लेकिन देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग आपके यहाँ भी हैं ना, आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, जो सवाल आप कर रहे हैं। और मैं नरेश अग्रवाल को मैंने जिक्र भी कर दिया। नरेश अग्रवाल की बात छोड़ दीजिए, पार्टी इतनी सख्त है कि अभी एक सूबे में एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो के सामने आते ही जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। देखिए, पार्टी जो है वो कोई भी, मैंने क्या कहा पहले भी कि अगर किसी तरीके का समाज के अंदर जरा सा भी उससे कोई फर्क पड़ेगा, उससे कहीं समाज के किसी भी ताना बाना में एक जो संकट सा पैदा होगा, लोगों में एक बेचैनी होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पार्टी इसके लिए तत्परता से काम करती है। संगठन के जो लोग इस पे लगाए गए हैं, जो ये काम देखते हैं, ये उन दलों की बात हो सकती है जिन दल के नेता अपने ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं से डरते हैं या वोट बैंक के नजरिए को देखते हुए उनको कुछ नहीं कह के उन्हें सपोर्ट करते हैं। आज मुझे अफसोस भी हुआ बहुत बड़ा अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव एक प्रोग्रेसिव लीडर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। वो जो पुरानी परंपरा की समाजवादी पार्टी रही है उससे वो हमेशा अलग तरीके की राजनीति पेश करते रहे, अलग तरीके से लोगों को संबोधित करते रहे, लेकिन आज वो वोट बैंक के चक्कर में आज वो भी फंस गए और आजम खान जैसे लीडर के साथ
खड़े हुए दिखाई दिए। मुझे अफसोस इस बात की हुई कि वो महिला सशक्तिकरण की बार बार बात करते रहे हैं अपने टेन्योर में, जो 5 साल का वो तो अभी इलेक्शन के समय में जब जयप्रदा के खिलाफ जो उन्होंने बोला था और जो बात उन्होंने एक बात कही थी, सीधे तौर पर तो नहीं कहा था उनका नाम लेकर के, लेकिन कहा था कि वो जानते हैं उन लोगों के अंडरगारमेंट का कलर जो किस विचारधारा से आते हैं। उस समय भी अखिलेश यादव ढाल की तरह खड़े थे। तो इसीलिए तो अखिलेश यादव आज हाशिए पे हैं। अखिलेश यादव, आप जिस उपचुनाव की बात कर रहे हो उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा और आने वाले, देखिए ये क्या है, ये जनमानस भी देखती रहती है। ये बेवजह का किसी मसले में अगर आप पढ़ेंगे, आप पूरे हमारी जो समरसता और हमारी जो संस्कृति है, हमारी देखिए भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत है, आपसी जो अरे तो मेरा सवाल यासिर जिलानी साहब, भारतीय संस्कृति अगर आप महिलाओं को लेकर, आप जिस भारतीय संस्कृति का परचम उठा रहे हैं, मैं उसकी पूरी इज्जत करता हूं, लेकिन आपके यहाँ से भी तो कई ऐसे मामले रहे ना, वो उसी के वीडियो तो जारी हो रहे हैं अभी। तो आप एक बात बताइए ना, जो सवाल आप कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, कि उन पे कार्रवाई हो रही है, पार्टी ने निकाल दिया, और जिन लोगों ने भी गलती करी है उनके खिलाफ पार्टी के अलावा अगर पब्लिक लाइफ में किसी ने कोई घटना करी है तो प्रशासन और पुलिस नरेश अग्रवाल जी को निकाल दिया, तत्परता के साथ नरेश अग्रवाल जी को निकाल दिया क्या? अरे नरेश अग्रवाल जी की बात सुनिए, जितना खंडन करना था करा गया। ये राजनीतिक एक आपस जो हमारी पूरे भारत की एक सिस्टम है राजनीति का, उसमें कौन कब और कहां है, लेकिन हम लोग जो गलत कर रहे हैं उनके साथ कभी खड़े नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, फिर अपने बाकी मौजूद मेहमानों के पास जाऊंगा यासिर जिलानी की इसी बात को लेकर के। यासिर जिलानी चूंकि भारतीय जनता पार्टी से वो अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो खुलकर बोलेंगे कि इनकी पार्टी वाले भी अगर इस तरह के काम में मुब्तला हैं और इनकी पार्टी में भी अभी भी मौजूद हैं, तो फिर ये नैतिकता जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं ये कहाँ तक सही है, और जो मैसेज अगर जाना चाहिए तो सख्त पूरी तरह से जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। ये महिलाओं के वकार से के साथ साथ ऐवान के वकार से भी जुड़ा हुआ मसला है और इस पर सख्त से सख्त मामला बनना चाहिए। एक छोटा सा और वक्फा, फिर और बात करते हैं खुल करके। वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है। ये सबको माफी मांगना चाहिए मिनिमम। ये बात वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है। ये सबको माफी मांगना चाहिए मिनिमम। चलिए हम लौटे हैं एक बार फिर आजम खान की बदजुबानी पर, फिर घिरे हैं बयान आजम। और आजम खान के बयान जो है, ऐसा नहीं है कि वो ये ऐसे ही बोल देते हैं या जबान पर उनकी लगाम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सोच समझकर वो राजनीति करते हैं और उनको लगता है कि उनके ऐसा कहने से बहुत बड़ा समर्थक वर्ग उनका खुश हो जाएगा, उनकी पार्टी भी उनको प्रमोट करती रहती है। कुछ तो राजनीति है, ऐसे भी नहीं है, इतने भी मासूम नहीं है या इतने भी फंस नहीं जाते हैं दूसरों के ट्रैप में आजम खान। मैं एक बार शुभ्र कमल जी के पास आना चाहूंगा, फिर आ रहा हूं सर आपके पास। अगर माफी नहीं मांगते हैं शुभ्र कमल जी, तो ऐवान का रुख आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि माफी काफी नहीं है। आप बार बार इस तरह के काम करते हैं, ऐसे घटिया घिनौनी बातें आप करते हैं पब्लिक डोमेन में,
चाहे वो जनसभा में हो, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो मीडिया के सामने हो, ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि आपकी जो माइंडसेट है वो एक परवर्टेड माइंडसेट के व्यक्ति हैं आप, और आपकी मानसिकता परवर्टेड मानसिकता है। आप कहीं ना कहीं पे एक मेसोजनिस्ट है, जिंगोइस्ट है, उसके साथ साथ एक हार्डकोर फ्यूडल मेल शॉविनिस्ट है, और महिलाओं को सम्मान देना शायद आपके नजर में नहीं है। तो ऐसे माइंडसेट के लोगों को मैं मानता हूं कि पब्लिक लाइफ में रहना आवश्यक नहीं होता है, और ना ही आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे समाज के वातावरण को ऐसे लोग प्रदूषित करते हैं अपने बड़बड़ापन से और अपने घटिया मानसिकता से। तो मैं समझता हूं कि माफी तो उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक है कि पार्लियामेंट की जो एथिक्स है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, उस चेयर का उन्होंने उल्लंघन किया है, पर क्योंकि सिलसिलेवार इनका इस तरह का परंपरा रहा है, तो इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि माफी के बाद इनको 5 साल के लिए वहां से एक्सपेल कर दिया जाए लोकसभा से, और ऑनरेबल स्पीकर साहब चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे कि ये हमेशा हमेशा के लिए इनको बैन कर दिया जाए चुनाव लड़ने से, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है भारत के डेमोक्रेसी के लिए या फिर भारत के राजनीति के लिए। नरेश अग्रवाल की जहां बात आती है, मैं समझ सकता हूं कि किस वजह से भाजपा ने नरेश अग्रवाल को लिया था। उस समय राज्यसभा की एक सीट को लेके मसला फंसा हुआ था, उसके चलते लिया था। मैं उस समय भी बहुत घोर वे में मैंने विरोध किया था नरेश अग्रवाल की एंट्री को लेके, क्योंकि वो भगवान मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम के बारे में और जानकी माता के बारे में और हनुमान जी के बारे में बहुत गंदी बातें उन्होंने कही थी संसद के अंदर। और उसके बाद मैं समझ नहीं पाया था कि भाजपा को ऐसा क्या वो आ गया था जिसके चलते उनकी आवश्यकता पड़ गई थी। हाँ, ये जरूर है कि एक सीट की आवश्यकता थी राज्यसभा में, जिसके चलते वो किया गया था। पर मेरा मानना है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, क्योंकि अब इतना घटिया एक घटना घटा है लाइव सदन के अंदर, लाइव टेलीकास्ट के समय लोकसभा राज्यसभा टीवी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, सारी दुनिया ने देखा है। तो इस घटना को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग कंसेंसस में आए और आके एक कोड ऑफ कंडक्ट और एक एथिक्स तैयार करें, और ऐसे जितने सारे लोग, चाहे वो पहले इस तरह की घटिया काम किए हो या फिर आजम खान ने किया हो, सबको अपने अपने पार्टी से बाहर करें। बहुत अहम बात है। मैं आपको यार रुकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। मैं एक बड़ी खबर के तरफ अपने नाज़रीन को ले जाना चाहूंगा। जौहर कानपुरी जो कि मशहूर शायर हैं, उनके झुलसने की खबर आ रही है, आग से झुलसने की खबर आ रही है। मशहूर शायर जौहर कानपुरी के आग से झुलसने की खबर। मशहूर शायर हैं, जाने माने शायर हैं, और अपनी बेहतर शायरी के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। उनके साथ हादसा पेश आया है और उनके आग से झुलसने की खबर है। अपनी शायरी से समाज की तर्जुमानी करते हैं जौहर कानपुरी। बड़ी खबर इस वक्त की, मशहूर शायर जौहर कानपुरी आग से झुलसे। बड़ी खबर इस वक्त की, समाज की नुमाइंदगी करने वाले बड़े शायर जौहर कानपुरी आग से झुलसे। इस वक्त की बड़ी खबर। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे मजीद बात करते हैं जौहर कानपुरी साहब से। जौहर कानपुरी साहब, जी सलाम पर इस वक्त आप हैं, क्या दिक्कत पेश आ गई अचानक से, कैसे ये हादसा पेश आ गया, जानना चाहेंगे आपसे। और फिलहाल अब आपकी तबीयत कैसी है? जी, तबीयत तो बहरहाल गनीमत है, लेकिन तकलीफ बहुत है, क्योंकि पूरा पैर जल गया अचानक। कि मैं अभी स्टीम ले रहा था, खौलता हुआ पानी था जी, और एकदम से स्टीम लेते लेते मुझे खांसी का दौरा पड़ा, और उसकी वजह से मेरी सांस रुक गई। सांस रुक गई तो मैं वही पानी के बर्तन पे ही गिर गया, और वो पूरा पानी मेरे पैरों पे और पेट पर, हाथ पर, ये सब पड़ गया। फिर वो जब मेरे घर वालों ने उस वक्त मुझे जो पुशिंग की, सीने पर, पीठ पर दो चार घूसे उसे लगाए, तो उसकी वजह से मुझे सांस दोबारा वापस आई एक 4-5 सेकंड के बाद। जब तक वो पानी जो था वो पूरा काम कर चुका था और पूरा पैर जल चुका है। बस दुआ कीजिए कि ये पैर
इसी तरीके जल्दी से ठीक हो जाए। नहीं, हम अल्लाह पाक से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं। और ये बड़ा हादसे से अल्लाह ने आपको इस रूप में अगर हम देखें तो बचा भी लिया एक तरह से, और बड़ा ये हादसा हो सकता था। लेकिन मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। आप मशहूर शायर हैं, आप समाज की नुमाइंदगी करते हैं, और आपके लाखों चाहने वालों को इस वक्त वही तकलीफ हो रही होगी जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और हम तमाम लोग आपके लिए दुआ करते हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग भी, और तमाम हिंदुस्तान के लोग आपके चाहने वाले। और अल्लाह आपको जल्द से जल्द सेहत याब करे। कानपुरी साहब जी, और आप ख्याल रखिए अपना, आराम कीजिएगा। और डॉक्टर्स वगैरह ने क्या कहा है? सब ठीक है, ऐसी कोई बात घबराने वाली तो नहीं है? चलिए, देश प्रेम की शायरी के लिए, हुब्बुल वतनी की शायरी के लिए जाने जाते हैं जौहर कानपुरी साहब। और बड़ा इनका मर्तबा है शायरों की दुनिया में, और लोग इनको सुनते हैं, समझते हैं, और बहुत अच्छी शायरी एक ख़ास अंदाज के साथ करते हैं। एक हादसे में घर में ही उनके पैर में काफ़ी हिस्सा जल गया, लेकिन अब उनका कहना है, और देश प्रेम की शायरी को लेकर के ये मुल्क में ही और बैरून मुल्कों में भी काफ़ी मशहूर है। चलिए, एक बार फिर हम आते हैं आजम खान पर। हम इस वक्त हमारी जो चर्चा चल रही, बहस चल रही है, मैं सुशील कुमार जी के पास आना चाहूँगा। सुशील कुमार जी, अगर हम आजम खान साहब की बात कर रहे हैं तो आजम खान साहब भी इस तरह से ट्रैप में फंसते नहीं हैं। वो देखते हैं कि कहाँ उनकी राजनीति सेट होती है, उसके बाद वो अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। हो सकता है कि वो पीर के रोज़ माफ़ी भी मांग लें, लेकिन जो 2-3 दिन उन्होंने बहस करवा दी, या जो अपने समर्थकों को बोलने का मौका दे दिया, या बीजेपी को की जो राजनीति थी उसको भी अपने ढंग से उन्होंने टैकल कर लिया, तो उन्होंने काम अपना कर लिया है। आजम खान साहब ने 2 दिन हमारी पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया एक तरह से, और मजे की बात है कि बड़ी अभद्र टिप्पणी करके बड़े घटिया तरीके से हमारे कीमती समय का, पार्लियामेंटेरियन का समय उन्होंने हाईजैक कर लिया। और बड़े दुख की बात है और आश्चर्य की बात है हिंदुस्तान में कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि हमेशा से हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है, उसकी इस तरह की घटिया हरकतें, घटिया बातचीतें, बदजुबानी, औरतों को, हिंदुस्तान की स्त्रियों का अपमान करना, हिंदुस्तान के कानून का अपमान करना, 50 वीडियो अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, लॉ मेकर बने हुए हैं। कभी राज्यसभा में होते हैं, कभी विधानसभा में होते हैं, और कभी वो मंत्री रहे हैं सरकार में। आज उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के खिलाफ उन्होंने बोल दिया, तो ये सारा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। इसको भी वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मगर जो उन्होंने बाहर किया है पार्लियामेंट से बाहर, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आज कल उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं अगर गलत साबित हुआ तो सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, और अब सुनने में आ रहा है कि इस भारी दबाव के चलते वो माफी मांग लेंगे और फिर छूट जाएंगे, और अगली गलती करने के लिए फिर वो पहले की तरह खुलेआम घूमते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है, मेरा इस देश से सवाल है, मेरा लॉ मेकर से सवाल है कि आप क्यों ऐसे पार्लियामेंटेरियन को दोबारा गलती करने की छूट देते हैं? क्यों नहीं पहले इंस्टांस पर ही कड़ी से कड़ी सजा देकर सबके लिए एक नजीर पेश करते हैं? और दूसरी तरफ, जैसे कि आपने सवाल भी पूछा था कि जो लोगों ने इनको वोट दिया है और जो बार बार चुनकर इनको भेज रहे हैं, तो क्या हम इसको माने कि हमारा जो प्रजातंत्र है? तो मैं इस मामले में मेरा कहना है कि हमारा प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जरूर है, लेकिन अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है। हमारा इलेक्टोरेट को कहीं ना कहीं इस बात की समझ नहीं है इतनी कि वो किसको चुनकर भेज रहा है, क्योंकि नेता लोग उसको आज भी बहका देते हैं कि तुम मेरे धर्म के हो तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कैंडिडेट हूं, तुम मेरी जाति से हो, मेरा सरनेम मिलता है, मैं इस इलाके का रहने वाला हूं। ये कोई नहीं देखता है कि इसके पास क्या योग्यता है, समाज सेवा में कितना काम किया है, इसके ऊपर कितने मुकदमे चले हैं, या गबन से कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की है। जिस दिन इस देश का मतदाता ये देखने लगेगा और समझने लगेगा, उस दिन पार्लियामेंट में स्वच्छ छवि वाले नेता जाने लगेंगे। मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। इसके मुखर्जी फाइनल अपना कमेंट रख दीजिए, हालांकि मुझे इशारा हो गया। बहुत शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ पर मैं देश के उन सभी वोटर्स से अपील करता हूं कि कम से कम इसको टीआरपी का मौका ना बनाएं। ये लोग जो नेता लोग बदजुबानी करते हैं, हमारे यहाँ के एक सूबे के सदर और पार्टी के सदर ने भी एक बार यही बात कही थी यूपी के अंदर कि साहब वो लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इस तरह की बातें एनकरेजिंग होती हैं। वो कहाँ निंदा कर सकते हैं इस शख्स की?
जब वो लोग खुद शामिल होते, वो लोग खुद एनकरेज करते, वो पार्टी के सदर रहे, वो पार्टी के हमारे देश के हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, यदि वही लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। मैं टीआरपी के अगेंस्ट में हूं। ये आप जो हो रहा है, ये इनको मौका दिया जा रहा है मीडिया के अंदर भी और समाज के अंदर भी। बहुत जी सर, मेरे पास बिल्कुल 3 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि ये तमाम जितने सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, क्योंकि उन लोगों को लीगल इम्यूनिटी होती है, तो इस तरह से गंदे गंदे बातें करके छूट जाते हैं। मेरा मानना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे आम नागरिक के लिए कानून होता है और तुरंत अरेस्टेड होते हैं, ऐसे लोग सिर्फ ये लीगल इम्यूनिटी का एक तरह से मतलब कि उसका सुरक्षा कवच बना के ऐसी घटिया बातें करते हैं। इनके लिए भी कानून बराबर होना चाहिए, अरेस्टेड होने चाहिए ऐसे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब देखना होगा सोमवार के दिन, पीर के दिन क्या कार्रवाई उन पर होती है और क्या वो माफी मांग लेते हैं और फिर सदन का रुख उनके लिए क्या रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब देखेंगे इस चीज को।